नमस्कार दोस्तों, किसान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनस मिर्ज़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी। हम आप सभी को सामान्य हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी एक ऐसा विषय है जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपका एक चौथाई हिस्सा यहाँ से आता है। यूपी SSC का हो चाहे लोक सेवा आयोग का हो। तो आइए आज के पहले वीडियो में हम थोड़ा सा हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी विषय होता है, बिना उसके बारे में जाने हमको पढ़ना नहीं चाहिए। कोई भी विषय हो, पहले उसके बारे में हमको ये जानना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, कि ताकि हम एग्ज़ाम्स में आसानी से अच्छे स्कोर ला सकें। तो हिंदी विषय का सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, सामान्य हिंदी का जो हमको पढ़ना। आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास। दूसरा जो आपका है वर्णमाला। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में आते हैं और वर्णमाला लोग हल्के में समझ लेते हैं, यहीं से गलती कर देते हैं। तीसरा है आपका शब्द रचना, फिर है शब्द रूप, इसके बाद है कारक, फिर संधि, फिर समास, शब्द भेद, फिर संज्ञा से अव्यय तक, उसके बाद वर्तनी संबंधी अशुद्धि। इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद है फिर सेकंड पार्ट में हम पढ़ाएंगे वाक्य भेद, काल और वाच्य, फिर पदबंध, पद परिचय। इसी के साथ फिर वाक्य शुद्धि, ये सबसे टफ चैप्टर होता है। फिर रस, छंद और अलंकार। इसके बाद हिंदी क्षेत्र की कुछ बोलियां हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ और उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। तो ये सारे हमको तो मेन टॉपिक हमने लिखे हैं। अब इसके अंदर जो भी हमको पढ़ना है उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम लोग हिंदी कैसे पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। कौन से बुक्स लेने हैं कि ताकि हम अच्छे स्कोर कर सकें। पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन सही दिशा में जो पढ़ता है वही जल्दी सक्सेस होता है। तो सबसे पहले हिंदी पढ़ने के लिए आपके पास जो बुक्स होनी चाहिए वो हम बता देते हैं। सबसे पहले एक वासुदेव नंदन की व्याकरण की आती है, वो होनी चाहिए। हरदेव बहारी नालंदा पब्लिकेशन की आती है, वो होनी चाहिए। फिर PN पाड़े की वर्ड पावर, उसमें बहुत ज़्यादा है, उसको होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी बुक्स आप ले सकते हैं, ये 3 ज़रूर होने चाहिए। और बुक्स खाली पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई मार्केट में सॉल्व पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सॉल्व पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर डालिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। इसमें पढ़ेंगे हिंदी का विकास कैसे हुआ। आप जानते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी आई। इसके बाद पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से बच के नहीं जा सकते आप, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्णमाला लोग रट लेते हैं, उच्चारण स्थान पूछा जाता है वो भी रट लेते हैं, लेकिन रटने से आपका कुछ होना नहीं है। वर्णमाला में हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, वर्ण क्या होता है। वर्ण को जानने के बाद हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में, शब्द क्या होता है। फिर इसी शब्द के बाद पढ़ेंगे हम पद के बारे में, फिर पद के बाद पढ़ेंगे वाक्य। ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना हम जान जाएंगे जब बेसिक चीज़। वर्ण आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे ध्वनि कहते हैं। इन्हीं वर्ण से शब्द का निर्माण होता है और इन्हीं शब्द को पद बनता है और इन्हीं पद से वाक्य। ये सिस्टमेटिक क्रम में है। तो ये सब तो सारे अलग टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद सीधे आएंगे हम वर्णमाला पर। वर्ण बताने के बाद आप जानते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के स्थान पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जान लीजिए कि हमको क्या पढ़ना है। फिर दूसरा है जैसे आपका शब्द रचना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शब्द रचना।
आइए देखते हैं कि शब्द रचना में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो शब्द रचना में हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, आप जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, यानी ये शब्दांश होता है, शब्द का एक अंश होता है जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। अभी हमारा उद्देश्य उपसर्ग पढ़ाना नहीं है, बस आपको बताना है कि शब्द रचना में हम उपसर्ग पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। हम उपसर्ग में बहुत सारे उपसर्ग पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, उर्दू के उपसर्ग पढ़ेंगे और बहुत सारे उपसर्ग पढ़ेंगे। वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे आपसे। फिर हमको पढ़ना है प्रत्यय। प्रत्यय में एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है कृदंत प्रत्यय। इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम आगे बताएंगे तद्धित प्रत्यय के भी कई भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय के भी कई भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कृदंत प्रत्यय क्या होता है, इस पर भी हम जब टॉपिक में आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो शब्द रचना पढ़नी है हमको। इसके बाद हमको पढ़ना है शब्द रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम्स में, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक शब्द रूप। आइए देखते हैं शब्द रूप में क्या क्या पढ़ना है। शब्द रूप। शब्द रूप में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है शब्द उत्पत्ति के आधार पर, या इसको कह लीजिए शब्द भेद, और एक होता है रचना के आधार पर, या एक होता है अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होता है उसमें आप सुने होंगे एक शब्द का नाम तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज। ये सारे हम पढ़ेंगे। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, यानी जो शब्द संस्कृत के समान ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वही शब्द तत्सम कहलाते हैं। इसके बाद आया है तद्भव। तत्सम यानी संस्कृत का शब्द और इसी का विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप जो हम प्रयोग करते हैं वही है तद्भव। फिर देशज पढ़ेंगे, यानी जिन देश मतलब अपने देश में, जा मतलब जन्मा, यानी जो जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है वो क्या है, देशज शब्द है। जो बाहर से आए हैं विदेशी शब्द उनको कहते हैं विदेशज। तो ये सब हम इस पर चर्चा करेंगे जब टॉपिक पर आएंगे। देखिए अर्थ प्रयोग, अर्थ के आधार पर भी शब्द के भेद बताए गए हैं। तो ये जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं, आप सुने होंगे, नाम जानते हैं सभी लोग, बहुत सारे हैं। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी और बहुत सारे पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे शब्द रूप या शब्द भेद में। फिर अगला टॉपिक है कारक। यहाँ से भी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये कन्फ्यूजन बहुत करता है। यहाँ से भी हम पढ़ेंगे, जो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कारक से क्या क्या पढ़ना है हमको। कारक भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें, कारक हो गया, शब्द के भेद हो गया, शब्द रूप हो गया, सब नहीं जानेंगे तो आप वाक्य शुद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रटा दिया जाता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर,
लेकिन आपको रटना नहीं है। तो कारक में पढ़ेंगे, पहला हम कर्ता कारक, दूसरा हमको पढ़ना है कर्म कारक, तीसरा हम पढ़ेंगे करण कारक, चौथा हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक, फिर हम आगे पढ़ेंगे अपादान कारक, फिर संबंध कारक, अधिकरण कारक, एक होता है संबोधन। अब ये अलग अलग हम बाद में पढ़ेंगे। तो कारक में इतना पढ़ना है हमको, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण और संबोधन। इसको पढ़ने के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे संधि की तरफ। संधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और संधि को रटना नहीं चाहिए, कभी भी संधि को समझना चाहिए कि संधि में कौन सा नियम लगा है जिससे ये संधि हुई है। तो संधि बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संधि जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में सारे नियम आ जाएंगे जिससे आपका एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संधि मतलब ही होता है जोड़, यानी संधि किसको कहते हैं? जोड़ को कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बना कि संधि में किस चीज़ का जोड़ होता है, तो यहाँ पर वर्णों का मेल होता है। कौन से वर्ण का मेल होता है? दो निकटवर्ती वर्ण का मेल होता है। निकटवर्ती मतलब जो नज़दीक हो। दो पद होते हैं, पहले का लास्ट वाला और दूसरे का पहला वाला जो वर्ण होता है, इन्हीं को जोड़ के जो भी विकार होता है वही कहलाती है संधि। यहाँ पर हमको संधि पढ़ाना नहीं है, बस इतना बताना है कि संधि में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो आइए देखते हैं कि संधि में क्या क्या पढ़ना है। आप जानते हैं संधि तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। इतने से ही आपको नहीं काम चलेगा। जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि। फिर हम बताएंगे स्वर संधि के भेद भी होते हैं कई। स्वर संधि में आपका पहला आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आ जाएगा गुण स्वर संधि, फिर इसके बाद आ जाएगा यड़ स्वर संधि, फिर आ जाएगा वृद्धि स्वर संधि और फिर अयादि स्वर संधि। ये सारे हम केवल स्वर संधि के भेद बताए हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि के कई नियम है, उसको पढ़ेंगे। ऐसे ही विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, ये जब हम टॉपिक शुरू करेंगे, ये सारे जो इसके भेद हैं उसमें हम आपको बताएंगे। अभी हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग को पता चल जाए कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। फिर इसके बाद समास आता है। समास पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समास का मतलब भी होता है जोड़ा ही जाता है, इसमें संक्षेपीकरण किया जाता है। और समास भी कई प्रकार के होते हैं। आप सुने होंगे नाम, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, नय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे। फिर हम शब्द भेद तो आपको बता ही दिए पहले, वहाँ से आ गया। ये संज्ञा से जो अव्यय तक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संज्ञा से अव्यय तक में 5 चीज़ें आती हैं। पहला तो आपका आ जाएगा संज्ञा, फिर हम पढ़ेंगे सर्वनाम, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ जाएगा क्रिया, फिर आप पढ़ेंगे विशेषण, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। फिर हम पढ़ेंगे अव्यय। ये संज्ञा से अव्यय तक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में है, ये विशेषण और अव्यय और क्रिया, ये तीनों बहुत ही पूछे जाते हैं। चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे जिसका एग्ज़ाम हो। विशेषण तो आरओ में भी आपका आता है। विशेष और विशेषण एक टॉपिक है, तो उसमें भी काम आ जाएगा आपका। अब पूछ लेता है संज्ञा के बारे में डिटेल में। तो हम लोग केवल यही जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगहों के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन इतना ही जानने से आपको काम नहीं चलेगा। संज्ञा के भेद भी बताया जाएगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा,
समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। लेकिन अगर पूछ ले उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तब आप लोग फंस जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के केवल 3 भेद हैं। एक होती है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो हमको केवल पहले जो हम लोग पढ़े हैं उतने से हमारा काम चलने वाला नहीं, इसमें अपवाद बहुत सारे हैं, उस अपवादों को पढ़ना है। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आमतौर पर हम लोग जान लेते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। किसी भी दिन का नाम होगा, किसी महीने का नाम होगा, किसी भी त्यौहार का नाम होगा, किसी भी दिशा का नाम होगा, किसी भी राष्ट्रीय युद्ध का नाम होगा, तो उन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। किसी भी राष्ट्रीय जाति का नाम होगा, किसी भी देश का नाम होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का विस्तार बहुत ज़्यादा है, वो हम टॉपिक पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक होती है जातिवाचक संज्ञा। कन्फ्यूजन बहुत होता है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये जो तीनों संज्ञाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम में क्या क्या पढ़ना है। आप जानते हो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। पूछा जाता है कभी कभी सर्वनामों की कुल मूल संख्या कितनी है, तो एग्ज़ाम में आ जाता है 11 भी ऑप्शन और 6 भी ऑप्शन आ जाता है, तो हम लोग लगा देते हैं 6, हो जाता है गलत। उसने पूछा सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो सर्वनामों की संख्या जब पूछेगा तो आप हमेशा 11 लगाओगे, और ये जो 6 है ये सर्वनाम के भेद हैं। इन 11 जो संख्या है सर्वनाम की, इन्हीं 11 को 6 भेदों में बांट दिया गया है। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम के हैं ये भेद हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या ये इन्हीं 11 सर्वनामों को 6 भेदों में बांटा गया। कैसे बांटा गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा आपका मैं, तुम, निजवाचक में आ जाएगा आप, निश्चयवाचक में आ जाएगा यह, वह, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा कोई, कुछ, संबंधवाचक में आ जाएगा जो और सो, प्रश्नवाचक में कौन, क्या। 2, 4, 6, 8, 10, 9 और 2, 11। ये 11 जो है ये सर्वनामों की संख्या है, और इन्हीं 11 सर्वनामों की संख्या को इन 6 भेदों में बांट दिया गया है। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब सर्वनाम टॉपिक जब होगा तो उसमें डिटेल में चलेंगे। सर्वनाम पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया, जिसको कहते हैं वर्ब। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप लोग सकर्मक और अकर्मक में बहुत फंस जाते हैं। कभी कभी दिया होता है कर्म, फिर भी अकर्मक क्रिया होती है। कैसे होती है वो तो हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्या पढ़ना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार से बांटी गई है, एक तो रचना के आधार पर, या इसी को कह लीजिए कर्म के आधार पर, और एक है अर्थ प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर इसके 2 भेद हैं, या कर्म के आधार पर 2 हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अर्थ के आधार पर कई भेद हैं। एक होती है सहायक क्रिया, प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं इसको। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, ये सभी हमको पढ़ने डिटेल में। एक होती है नामबोधक क्रिया, और भी बहुत सारी होती है। एक होती है क्रियार्थक संज्ञा,
द्विकर्मक क्रिया भी होती है, ये हमको पढ़ने हैं क्रिया में। ये अभी हम संज्ञा से अव्यय तक ही चल रहे हैं, ये लंबा टॉपिक है। अब क्रिया के बाद हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए। वो आरओ में भी आता है, पीसीएस में भी आता है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, सभी में आता है। तो विशेषण को बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। विशेषण में हमको पढ़ना है विशेष और विशेषण दोनों, विशेष और विशेषण। पहले जानना हमको ये कि विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है, इसके बाद में इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। विशेष संज्ञा ही को कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है वही विशेष कहलाता है, और जो कुछ उसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेषण कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया काला घोड़ा, किसके बारे में बात हो रही है, घोड़े के बारे में बात हो रही है, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। घोड़े की विशेषता क्या बताई जा रही है, काला, काला क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेष और विशेषण में संबंध बताया गया है, दो प्रकार का होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और गलत हो जाता है अगर आपको नहीं आ रहा है। एक होता है विशेष विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। विशेष विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण हल्का सा बताएंगे यहाँ, चूंकि हम सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं, ना कि क्लास अभी चल रही है आपकी टॉपिक वाइज। विशेष विशेषण का मतलब होता है जब विशेषण विशेष के पहले आवे तो वो कहलाएगा विशेष विशेषण। जैसे अभी हमने लिखा काला घोड़ा, अब इसमें विशेषण है काला और विशेष है घोड़ा, इसमें विशेषण जो आया है वो कैसे आया है, विशेषण किसके पहले आया है, विशेष के पहले आया है। तो पूछ लेगा इसमें काला क्या है, तो आप बताओगे विशेष विशेषण है। विधेय विशेषण में क्या होता है, ये जो विशेषण होता है ये विशेष के बाद आता है, विशेष के बाद क्या आएगा, विशेषण, और क्रिया से पहले आएगा। तो जब कभी भी विशेषण विशेष के बाद आए और क्रिया से पहले आए तब उसे कहते हैं विधेय विशेषण। तो थोड़ा सा जान गए हम विधेय विशेषण और विशेष विशेषण क्या होता है। इसके बाद हम विशेषण के भेद पे चलेंगे। तो आप जानते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, ये डिटेल में हम टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है सार्वनामिक, या इसी को कहते हैं सांकेतिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार होते हैं विशेषण के, 4 भेद होते हैं विशेषण के। इतना ही नहीं आपको पढ़ना है। इसके बाद गुणवाचक विशेषण के बारे में बताने के बाद हम बताएंगे गुणवाचक विशेषण के भी 6 भेद होते हैं। फिर संख्यावाचक विशेषण बताएंगे, संख्यावाचक विशेषण के भी 5 भेद होते हैं। फिर परिमाणवाचक बताएंगे, परिमाणवाचक में भी 2 तरह के होते हैं। फिर सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण में भी बताएंगे, इसके 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद क्या होते हैं वो टॉपिक में बताएंगे, लेकिन ये हमको पढ़ना है। ये बहुत लंबा टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में आता है, बिना इसके हिंदी का क्वेश्चन नहीं बनता मैक्सिमम एग्जामों में। इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा से अव्यय तक हो गया। फिर वर्तनी संबंधी अशुद्धि पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हिंदी पढ़ने वालों के लिए, लिखने वालों के लिए भी। अगर वर्तनी नहीं सही है तो आपका हिंदी कभी सही नहीं हो सकता। और वर्तनी सही कैसे होगी इसके बारे में पहले थोड़ा चर्चा करेंगे। वर्तनी आपकी तभी सही हो सकती है जब आप उसका उच्चारण सही करेंगे। होता क्या है, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं निरपराधी, तो ये क्या है, सही लिखा है इसका वर्तनी, बिल्कुल नहीं सही। निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। जैसे हम लोग लिख देते हैं प्रज्वलित, पढ़ते क्या है, प्रज्वलित, उच्चारण गलत कर दिया हमने, प्रज्वलित पढ़ा, तो ये हमने लिख दिया प्रज्वलित, ये गलत है। जब तक इसका उच्चारण आप सही नहीं करोगे तब तक ये सही नहीं होता। होता क्या है, प्रज्वलित। अब आप सही पढ़ेंगे प्रज्वलित तो आप सही लिखेंगे,
अगर आप गलत पढ़ेंगे तो हमेशा गलत लिखेंगे। होता क्या है, बुक्स में आप पढ़ते हैं तो उसमें अशुद्धि लिखा होता है एक तरफ, और एक तरफ शुद्ध लिखा होता है। तो हम गलती क्या करते हैं कि अशुद्ध वाला भी पढ़ते हैं और शुद्ध वाला दोनों पढ़ते हैं। एग्जाम में अशुद्ध वाला दिमाग में हैंग कर जाता है और यहीं पे हम गलती कर देते हैं। तो कभी भी अशुद्ध वाला आपको नहीं लिखना है, लिखना केवल शुद्ध वाला है। जब ऐसा आप करेंगे तो कभी भी वर्तनी गलत नहीं होगी। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आरओ में भी आते हैं और बाकी सारे एग्जाम में तो आते ही हैं। क्योंकि आप जानते हैं आरओ में केवल 6 ही टॉपिक हैं। आप लिखते हैं आशीर्वाद, तो बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, बहुत सारे लोग आशीर्वाद ऐसे लिख देते हैं। क्या ये सही है? ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी। ये लिखा क्या है? पढ़ तो देते हैं आशीर्वाद, लेकिन ये आरशीवाद लिखा है। क्योंकि ये जो रेफ वाला रहा है ये शाह पे लगा है, इसका उच्चारण वर्ड शब्द उसके अक्षर के पहले होता है, और जो नीचे वाला रहा लगता है इसका उच्चारण बाद में होता है। वो बाद में हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे वर्तनी। ये लिखा है आरशीवाद, ये भी गलत है। ये लिखा है आशीर्वाद, यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी, ये भी गलत है। होता क्या है? आशीर्वाद। तो ये हो गया आशीर्वाद, और इसके ऊपर रेफ वाला रा लगा दिया हमने तो आशीर्वाद बन गया। ये सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्तनी है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हम करते हैं, ये तभी सही होगा जब हम इसका सही उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के बाद हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे डिटेल में। जैसे एक शब्द है निरोग, तो हम लोग कह देते हैं निरोग। क्या ये सही है? गलत है। निरोग जब होता ही नहीं है कोई शब्द तो हम लोग पढ़ते हैं निरोग, तो इसीलिए गलत हो जाता है। ये निरोग होता है, ये सही है। तो ऐसे करके हम पूरा वर्तनी देखेंगे कि शब्द की वर्तनी जो है वो हमारी गलत ना हो। ये हो गया एक पार्ट। इतना पढ़ने के बाद हम चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ, वाक्य की तरफ चलेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा हम हिंदी पढ़ेंगे। ये तो शार्ट में हमने मेन हेडिंग डाल दिया जो आपको पढ़ना है। इसके अंदर कई इसके पार्ट हैं जो हम आपको टॉपिक में बताएंगे। वाक्य भेद है, दूसरा है काल और वाच्य है, तीसरा है पदबंध पद परिचय है, फिर वाक्य शुद्धि है, फिर रस छंद अलंकार है, हिंदी क्षेत्र की बोलियाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ, इसके बाद उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। तो ऐसे कर करके हम पूरी हिंदी डिटेल में और एक एक टॉपिक पूरा करने के बाद हम आपको क्वेश्चन भी डिस्कस कराएंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और आप जो एग्ज़ाम में गलतियां करते हो कन्फ्यूजन में, वो गलतियां होने से आप बच जाते हैं। वाक्य भेद, इस पर देखते हैं हमको क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले इसमें जानेंगे हम वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होता है और वाक्य के प्रमुख अंग क्या होते हैं और वाक्य के प्रमुख गुण क्या होते हैं, इतना जान जाएंगे तब इसके बाद हम चलेंगे वाक्य के भेद की तरफ। वाक्य का जो प्रमुख अंग होता है वो होता है 2। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो ये उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, लेकिन अभी आप समझ जाओगे। उद्देश्य को कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट और विधेय को इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। अब समझ में आ गया होगा। ये 2 प्रमुख अंग होते हैं वाक्य के। अगर उद्देश्य हम नहीं जानेंगे, सब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे या प्रेडिकेट विधेय नहीं पहचान पाएंगे, तो हम वाक्य के भेद जो हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कभी हमको नहीं आ सकता है। फिर रटना पड़ेगा आपको, एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए उद्देश्य जानेंगे और विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। विधेय का मतलब होता है मुख्य क्रिया से संबंधित है, और कर्ता के बाद जो भी वाक्य में बचता है वही विधेय कहलाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, ये एक हमने वाक्य लिख दिया। अब इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में, तो मोहन ही हो जाएगा उद्देश्य।
मोहन ही हो जाएगा सब्जेक्ट। जो भी कुछ बात की जा रही है मोहन के बारे में वही क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। इसको हमको पहचानना आना चाहिए, तभी हम वाक्य के भेद जान पाएंगे। तो ये उद्देश्य और विधेय पहले हम पढ़ेंगे। इस उद्देश्य और विधेय को पढ़ने के बाद हम चलेंगे वाक्य के गुण की तरफ। तो वाक्य के गुण में 3 चीज़ें होती है मेन। एक होती है योग्यता, दूसरी चीज़ होती है आकांक्षा, और तीसरी चीज़ होती है आसक्ति, जिसको कहते हैं, या इसी को कहते हैं सन्निधि, या इसी को कहते हैं निकटता। ये तीनों ज़रूरी हैं। अब ये क्या हैं ये हम टॉपिक पर ही बताएंगे, यहाँ बताएंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद भी एक प्रकार से नहीं होते हैं, 2 तरह से होते हैं। एक होता है, आपने पढ़ा होगा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, या अर्थ प्रयोग के आधार पर, या प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ये 2 अलग अलग होते हैं। रचना के आधार पर आपका 3 होता है। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, और एक होता है संयुक्त वाक्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो हमको सरल वाक्य भी पढ़ना है, फिर मिश्र वाक्य भी पढ़ना है, फिर संयुक्त वाक्य भी पढ़ना है। इसके बाद हम बताएंगे कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदला जाता है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाता है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदला जाता है। क्योंकि एग्जाम में एक संयुक्त वाक्य लिख के दे देता है, उसके बाद 4 ऑप्शन होते हैं, पूछता है इसका सरल वाक्य कौन सा होगा या इसका मिश्र वाक्य कौन सा होगा, तब आपको हो जाती है प्रॉब्लम। तो ये जब हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद अर्थ के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर भी वाक्य के बहुत सारे भेद होते हैं। एक होता है विधानवाचक वाक्य, जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। एक होता है निषेधवाचक वाक्य। फिर हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। फिर हम पढ़ेंगे आज्ञासूचक वाक्य। फिर हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। बहुत सारे 8 भेद है टोटल। तो ये हम जब वाक्य के भेद पढ़ाएंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वाक्य भेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए इसमें बारीकियां बहुत हैं। जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तभी आप जान पाओगे जब आप उद्देश्य और विधेय जानोगे। क्योंकि जब हम बताएंगे सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो आप समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वाक्य भेद। अब वाक्य के भेद के बाद है काल और वाच्य। काल में आप जानते हो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये पढ़ेंगे। वर्तमान काल के भी कई भेद है, वो भी पढ़ेंगे। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। फिर इसके बाद पढ़ेंगे भूतकाल में भी कई भेद हैं, वो भी पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही भविष्यत काल में भी पढ़ेंगे। फिर वाच्य पढ़ेंगे हम। वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। अब आप समझ गए होंगे इंग्लिश में तो 2 ही वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। लेकिन हिंदी के वाच्य में 3 वाच्य होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। ये तीनों हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आगे चलेंगे पदबंध और पद परिचय। पदबंध भी कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, और पढ़ेंगे सर्वनाम पदबंध। पदबंध के बाद आता है वाक्य शुद्धि। ये जो टॉपिक है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि वाक्य शुद्धि में आपका एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है।
या पूछा जाता है कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, तब आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं बड़ा आसान है, और 99% जो नहीं पढ़े होते उनका गलत हो जाता है। तो वाक्य शुद्ध करने के लिए आपको वर्णमाला के बाद शब्द रचना जो है वो आनी चाहिए, आपको संज्ञा आनी चाहिए, सर्वनाम आनी चाहिए, विशेषण क्रिया अव्यय आना चाहिए, आपको लिंग वचन कारक आना चाहिए, यानी जितना हिंदी का व्याकरण है, ग्रामर है वो पूरा आना चाहिए। कभी कभी संज्ञा संबंधी अशुद्धि दे देता है, कभी कभी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दे देता है, कभी कभी क्रिया संबंधी अशुद्धि दे देता है, तो बहुत सारी अशुद्धियाँ दे देता है। कभी कभी लिंग संबंधी अशुद्धि दे देता है, कभी कभी वचन संबंधी अशुद्धि दे देता है, कभी कभी कारक संबंधी। तो जब तक पूरा आप नहीं जानेंगे तब तक वाक्य को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ये कंप्लीट है, जो पीछे का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वाक्य को शुद्ध कर पाएंगे, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। तो वाक्य शुद्ध भी हम अच्छे से देखेंगे आराम से, 3-4 दिन का टॉपिक है। फिर इसके बाद आता है रस, छंद और अलंकार, इसको भी देखेंगे। फिर हिंदी क्षेत्र की बोलियां देखेंगे, कहाँ किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। फिर उत्तर प्रदेश की बोलियां। एक चीज़ रह गई यहीं पर, विराम चिन्ह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, त्रुटिबोधक चिन्ह, हंस पद, बहुत सारे विराम चिन्ह, इसको भी देखेंगे। तो ये जो हमने बताया, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर का भी हम डिटेल में चर्चा किए हैं। तो इतना पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लिए तो हमको नहीं लगता कि आपका कहीं से कोई क्वेश्चंस बचेगा। इसके बाद रचना भी पढ़ाया जाएगा, कौन से रचनाकार थे, कौन सी रचना लिखी, वो सारी चीज़ें इसमें हमने नहीं लिखा है। और भी अन्य चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। पढ़ते सभी हैं, पढ़ाते सभी हैं, आप भी पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको सही दिशा में पढ़ना है। कौन सी बुक्स लेनी है, किस तरह से पढ़ना है कि आप जल्दी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, उसके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा। तो आपको हमने 3 बुक का नाम बताया, खरदेव बारी, पृथ्वीनाथ पाड़े और वासुदेव नंदन। इन तीनों को ले लीजिए। साथ में साल पेपर जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको ले लीजिए, क्योंकि होता क्या है कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम लोग गलत कर देते हैं, एग्ज़ाम में बहुत बैक हो जाते हैं। जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं उनको गलत नहीं करना है, जो नए क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट कब करेंगे, जब पूरा सिलेबस आप पढ़ लेंगे तब करेंगे। नहीं, प्रैक्टिस सेट में गलतियाँ बहुत होती हैं, बहुत सारे साल पेपर में गलतियाँ होती हैं। तो जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिस सेट भी नहीं कर सकते। तो किसान एकेडमी में अब शुरू हो रहा है हिंदी का। आज हमारा ये पहला वीडियो है, अनस मिर्ज़ा, जैसा कि हमने पहले बताया। अभी तो हमने सिलेबस पर चर्चा किया है, अब अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक लेकर आएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।